सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है उत्तर प्रदेश टीटी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक 18 नवंबर 2018 को जो पेपर आपका आया होता उसमें से भाग 5 जो आपका है पर्यावरण शिक्षा, ठीक है ना, पर्यावरणीय अध्ययन कह लीजिए आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो इनको देखेंगे हम लोग। और आप लोग भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पे समझ सकते हैं इसको कि मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो 121 नंबर, इससे पहले के क्वेश्चन जो आपके कराए जा चुके हैं। 121 नंबर बनता है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यास्मीन अबरार? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी, जिन भी साथियों को पता है राइट आंसर। तो दोस्तों यहां पर आपको पता है वर्तमान में जो है वो है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है रेखा शर्मा, हरियाणा की रहने वाली हैं। ये याद कर लीजिए आप लोग, कहां की रहने वाली हैं? ये हरियाणा की रहने वाली हैं, ठीक है। कहां की रहने वाली? हरियाणा की रहने वाली है रेखा शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 122 नंबर यहां पर दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर संसद या राज्यसभा के सभापति के द्वारा? तो साथियों यहां पर आपको पता है, क्या पता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको पता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्लियर। तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है। और अगर यहीं पर एक लाइन और जोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा को भंग कर सकता है वो, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। प्रश्न की जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है 123 नंबर। जी हाँ, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? जी हाँ, संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? जी हाँ, जल्दी से बता देंगे सभी साथी, वेरी गुड। तो देखिए यहां पर आपको पता है भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में, ठीक है। तो यहां पर भाग 9 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद और अनुसूची अगर आप लोगों ने याद किया होगा तब आपको ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने जब मेरा एग्जाम था, पुलिस का एग्जाम था आज के 2 साल पहले, ठीक है ना, जब मेरा पुलिस का एग्जाम था तब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 के में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए, तब मैंने इसको रट के याद किया था, क्योंकि संविधान है, समझ में नहीं आता है, समझने से भी नहीं याद होता है, तो उसको रटना ही पड़ता है। रट लीजिए आप लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जबान पर रट देना चाहिए अनुसूची और अनुच्छेद जो है। तो ये किस में है पंचायती राज व्यवस्था, किस में है, किस प्रावधान में? तो अनुच्छेद जो है ये जो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बात करते हैं प्रश्न की। जी हाँ, आगे बात करते हैं प्रश्न की कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? तो दोस्तों यहाँ पर 124 नंबर दिखा ना, थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा, ठीक है, जनरेटर का थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा माइक और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलिए, क्लियर आवाज़ आ रही ना, सभी को क्लियर आनी चाहिए बस आवाज़। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 124 नंबर प्रश्न की, जी हाँ 124 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, जी हाँ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बात करते हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थितियों एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे प्रश्न की बात करते हैं और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि दिया गया है कि किस गैस, जी हाँ, किस गैस के वर्षा के
पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर जल्दी से बताइए सभी साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 125 नंबर का। तो दोस्तों किस गैस के वर्षा के घुलने में पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो आपको पता है, जी हां आपको पता है कौन हो जाएगा यहां पर, किसका घुलने से? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसके SO2, इसका रासायनिक सूत्र SO2, ठीक है ना, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से क्या होता है, पता है ना जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं यहां पर अगले प्रश्न की, 126 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या आयरलैंड से? तो फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126 नंबर। जी हाँ, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। सभी को पता है यार, भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है वो विचार इंग्लैंड से लिया गया। जी हाँ, इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से, जी बिल्कुल। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं 127 नंबर की, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करते हैं? जी हां, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? चलिए भाई फटाफट से सभी साथी बता देंगे, फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर 127 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। जी हां, भारत का निर्वाचन आयोग। आपको पता है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। बात करते हैं यहां पर कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए ना, 25 जनवरी, याद कर लीजिएगा आप लोग, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं 28 नंबर की। 28 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल या प्रश्नकाल? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। 128 नंबर लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो आपको पता है लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। याद कर लीजिएगा आप लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल कहते हैं। जी हां, क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 129 नंबर की। 129 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि वर्षा का जल संग्रहण, एक मिनट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण एवं भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 129 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की कि निम्न में, जी हां, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध से सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? जल्दी से बता देंगे सभी साथी फटाफट अंदाज में। जी हां, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आंसर है सभी साथियों का। जी हां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो साथियों यहां पर 130 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर हमारा जो 130 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वाला। जी हां, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। जी हां, क्या हो जाएगा? उत्पादक होगा, उसके उपभोक्ता आएंगे, तब जाके अपघटक होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम यही है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पता होना चाहिए कि उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। याद कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए आगे बात करते हैं 131 नंबर प्रश्न की कि भारतीय गैंडा कहां संरक्षित है। भारतीय गैंडा कहां संरक्षित है, या कह लीजिए भारतीय गैंडे कहां संरक्षित हैं, किस पार्क में, कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या बांदीपुर नेशनल पार्क। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। जी हां, सभी को पता होना चाहिए भाई, जो भारतीय गैंडे हैं वो संरक्षित हैं कहां है, काजीरंगा। जी हां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए भैया। ये उद्यान जो है ये असम में है। कहां है, असम में है, ये असम राज्य में स्थित है। और यह उद्यान एक सींग वाले, आपको पता है ना, एक सींग वाले जिनके नाक पे सींग होती है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है यह उद्यान, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है, उसके वातावरण को उचित मात्रा में उसको प्रदान करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न की 132 नंबर। 132 नंबर की बात करते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। जी हां, ग्रीन हाउस की यहां पर बात की गई है साथियों, ग्रीन हाउस की। अगर आप ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पे डाल लीजिएगा ग्रीन हाउस विकिपीडिया, आपको पूरा ग्रीन हाउस के बारे में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो इसको डिटेल में, अगर पढ़ना चाहते हो तब। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो भी इसके ऊपर मिल जाएगी, ग्रीन हाउस से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे। 132 नंबर, जी हाँ 132 नंबर। तो साथियों 132 नंबर यहां पर बात करते हैं ग्रीन हाउस में क्या होता है। ग्रीन हाउस में वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, गैस, एक ग्रीन हाउस गैस जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की 133 नंबर कि किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किस वर्ड की उपस्थिति के कारण, या किस वर्णक कह लीजिएगा आप लोग, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, वर्णक कह लीजिए आप लोग, ठीक है ना, वर्णक। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल। पता होना चाहिए, बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए कि पत्तियां जो होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, और क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। यह भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक होता है। पौधा की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वे केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। समझ गए ना आप लोग। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो आलू होते हैं वो कोई आलू हरा क्यों हो जाता है, वहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब वो सूर्य के प्रकाश में, उतना आलू जो है वो सूर्य के प्रकाश में रहा होगा, मतलब मिट्टी के बाहर रहा होगा, तभी वो हरा हो गया दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात करते हैं 134 नंबर की, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप या एरोसोल कैन का उपयोग या उपर्युक्त सभी। 134 नंबर फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। 134 नंबर फटाफट अंदाज में। जी हाँ, बहुत अच्छे भाई। तो देखिए उपयुक्त तो सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर, जी हाँ, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वनों का जलाना भी जलवायु के लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं यहाँ पर कि कृषि क्रियाकलाप, ये भी जिम्मेदार है, और एरोसोल कैप का उपयोग भी जिम्मेदार है। ठीक है ना, यानी कि वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का भी उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में जिम्मेदार हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात करते हैं कि U4BC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। जेट्रोफा, कैडलन ट्री या फिर कॉपर लीफ या सर्पगंधा। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जेट्रोफा U4BC फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। और अगर बात करते हैं कि इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25, जी हाँ, इस बीजों से इससे प्राप्त होने वाले जो बीज हैं उससे 25 से 30%, याद कर लीजिएगा आप लोग,
इससे 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और अगर बात करते हैं इस पौधे की अगर बात करते हैं तो कांगी नाड़ा, जी हाँ याद कर लीजिएगा आप लोग, कांगी नाड़ा जो कि कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। अगर बात करते हैं देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है तो वो कहाँ पर लगाया गया है आपको पता होना चाहिए, कांकी नाड़ा में, आंध्र प्रदेश में ये लगाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। जो कि दिया गया है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिएगा आप लोग, जड़ी बूटी की बात की गई यहाँ पर, जड़ी बूटियों की रानी बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकालने वाला पौधा भी इसको कहते हैं। पता होगा सभी को यार, सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी का सही है यार। जड़ी बूटियों की रानी सबसे पवित्र बूटी और हिंदू धर्म में महत्व भी इसका है। क्या है साथियों? तुलसी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। तुलसी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका ओसिस एक्टम जो है इसका वानस्पतिक नाम है, इसे सामान्यता नाम से जो जाना जाता है उसे कहते हैं तुलसी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। 137 नंबर प्रश्न कहा गया है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताजा जल या नल का पानी? फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी मतलब सुरक्षित पानी। बात करते हैं पीने के लिए पानी, जो पीने के लिए सुरक्षित पानी का पीने योग्य पानी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी पर, याद कर लीजिएगा आप लोग, मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पानी पीने योग्य है। आप समझ सकते हो 100% में से 1% भी पानी हमारा पीने के लायक नहीं है। इतना ज्यादा प्रदूषण, जल प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया फैक्ट्रियों की वजह से। 0.65% पानी पीने योग्य है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? जल्दी से बता देंगे, सभी को पता होगा यार, बहुत ही ज्यादा चर्चित में रहा था ये, बहुत ही ज्यादा चर्चित। 1984 भोपाल गैस त्रासदी, सभी बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सभी को पता होना चाहिए कि वर्ष 1984 की भोपाल त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट, जिसका जो रासायनिक सूत्र था, मिसाइल आइसोसाइनेट जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CH3NCO गैस रिसाव के कारण हुई थी। और यह एक हानिकारक गैस भी है भाई, रिसाव हुई थी, इसमें बहुत लोग मारे गए थे, तो हानिकारक तो होगी, सीधा मतलब है। और इसी गैस के रिसाव के कारण लगभग 2500 व्यक्ति मर गए थे और हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। और बात करते हैं कि जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है ये क्या काम आता है, मतलब क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो बात सुन लीजिए, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कीटनाशक रसायन के रूप में किया जाता है। मतलब जो कीटनाशक आप लोग लाके छिड़कते हो ना खेतों में कीट लग गए हैं, पत्तियां खा रहे हैं कीटे, ठीक है ना, तो उनके छिड़काव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात करते हैं 39 नंबर की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यार क्वेश्चन मैं बताऊंगा ही नहीं है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा ही नहीं, सभी को पता है यार, बताना बिल्कुल भी नहीं है मुझे ये। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की, मतलब ये क्वेश्चन बताना मतलब क्या यार, ये भी क्वेश्चन नहीं पता होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख गया है, हालांकि 140 नंबर का आंसर जो दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। बात करते हैं MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? याद कर लीजिएगा लोग, हरित क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है या कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। कब? 1966 में। 1966 में मैक्सिको के बीजों के साथ पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए
और अगर इन्हीं बात करते हैं इन्हीं के ऊपर कि इन्होंने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989, याद कर लीजिएगा लोग, 1989 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इनको। किसको? MS स्वामीनाथन को। आगे बात करते हैं 141 नंबर की। आगे बात करते हैं 141 नंबर की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम WII कहते हैं, कहाँ स्थित है? याद कर लीजिएगा आप लोग। WII जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? तो अगर हम बात करते हैं कि WWI की यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। याद कर लीजिएगा आप लोग, कहाँ स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं 142 नंबर की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। जिन भी साथियों को करेक्ट आंसर बताया प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए भैया किसको सोख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई किसको सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सनलाइट में और क्लोरोफिल के कारण होती है। और इसकी क्रिया कैसे होती है मैं आपको बता दूं। 6CO2, ठीक है ना, 6CO2 प्लस का 12H2O मिल जब इसकी अब क्रिया कराई जाती है किसके संरक्षण में? तो प्रकाश और क्लोरोफिल के सनलाइट में, तो ये बनता है दोस्तों C6H12। जी हाँ, C6H12O6 प्लस का 6O2 बनता है। 6O2 बनता है और बनता है 6H2O। ये हमारी अब क्रिया बनती है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है 143 नंबर। दिया गया है कि अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी? तो दोस्तों यहां पर आपसे अगर बात करते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। और ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। ये अगर इन जीवों की बात करते हैं कि मृतक भक्षी जो जीव होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो विषमपोषी। याद कर लीजिएगा आप लोग, किस प्रकृति के होते हैं? तो विषमपोषी की प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जा रही हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं 144 नंबर प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि तप्त, जी हाँ, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो दोस्तों तप भूम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर किसके सेट चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के सेट चला जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न की। 145 नंबर क्या कह रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में? तो दोस्तों 16 घास जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पश्चिमी घाट में पाया जाते हैं। पश्चिमी घाट। अब अगर बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोटने जंगलों के रूप में माना जाता है और इस तरह के घास मैदानी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी नॉर्मल बात। कुछ आगे बात करते हैं 146 नंबर की कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है ना, पेलिकन जो पक्षी हैं वो कहाँ पर प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में या कुंथनकुलम में या कोक्कारे बेलूर में या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर उपयुक्त सभी की, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेलिकन जो पक्षी होती है, पेलिकन जो पक्षी होते हैं वो इन चारों स्थान पर या इन चारों जगहों पर प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की 147 नंबर प्रश्न की मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है या फिर कैडमियम पाया जाता है या उपयुक्त सभी पाया जाता है? चलिए फटाफट अंदाज में बता दिए 147 नंबर का। जी हाँ, 147 नंबर को जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मीना माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है। जी हाँ, एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा, जिसे क्या कहते हैं? HG कहते हैं, HG पारा। ठीक है, चलिए
और अगर बात करते हैं कि इन मछली को खाने से लगभग 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें हाथ पैर मुंह शून्य हो गए हैं, संवेदन में गड़बड़ी हो गई है, हाथ पैर की गति समन्वय में अभाव हो गया है, या कह लीजिए फालिस, जो आपको फालिस पता होगा ना, शून्य हो जाता है एकदम, मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर देता है जिस अंग में अटैक करता है फालिस, तो फालिस जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और इसी बीमारी के कारण लोगों में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, मीना माता रोग। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात करते हैं प्रश्न की 48 नंबर को, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पे सर्वप्रथम ब्रिटिश दल 1985 में, याद कर लीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। और ओजोन परत के छिद्र जो हो गए हैं, ओजोन परत में जो छिद्र हो गए उनसे पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी तक आती हैं, जिससे त्वचा का कैंसर जो है वो बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 149 नंबर प्रश्न के, निम्न में से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र नहीं है यहाँ पर, मेहर चंद्र महाजन, सही है, सही मेहर चंद्र महाजन ही है, हीरालाल जे कानिया या फिर SR दास। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सर हीरालाल जो हैं कानिया, वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और बात करते हैं इनका जे क्यों लगाया गया, जे क्यों लगाया गया, इनका पूरा नाम आखिर जे क्या है? तो जे किशुनदास इनका नाम था। ठीक है ना, जे किशुनदास। और अगर बात करते हैं कि ये कब हुए थे, तो दोस्तों ये हुए थे 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक ये थे। ठीक है, आगे और आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव, या फिर वायु प्रदूषण। तो दोस्तों रेड, जी हाँ रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक संबंधित किससे है? तो वह है विलुप्त के करीब जीव से। ठीक है ना, और रेड डाटा बुक को और भी नाम से जानते हैं, IUCN इनका, ठीक है ना, IUCN शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं इसको, IUCN। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, इसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, साथ में जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आपको टेलीग्राम यहाँ पर दिख रहा है ना, टेलीग्राम को आप जाइएगा, टेलीग्राम ऐप पे, वहां पर सर्च करिएगा हाइफर स्टडी 94, उससे आप ज्वाइन होकर PDF फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करने की कोशिश भी करा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।